दोस्तों साथियों नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम द पाठशाला ऑनलाइन में आपको एक ऐसी महान शख्सियत के विषय में बताने वाले हैं जिन्होंने आपको ऐसा अधिकार दिया जिसे आप नोटा के संदर्भ में समझते हैं। आपका प्रतिनिधि कैसा हो, उसकी जो पृष्ठभूमि है वह कैसी है, यह आपको जानने का अधिकार है और ये अधिकार आपको दिलाने वाले प्रोफेसर जगदीप छोकर जी हैं, जो ताउम्र आपके लिए संघर्ष करते रहे और भारतीय राजनीति का परिदृश्य उन्होंने बदल दिया। इनके संदर्भ में और विस्तार से हम जानेंगे प्रोफेसर राकेश राणा सर से। वह आज के हमारे विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर राणा सर जगदीप छोकर जी के बहुत नज़दीक रहे। उनके न केवल व्यक्तित्व के बारे में बल्कि उनकी कार्यशैली के बारे में भी वो विस्तार से हमें बता सकेंगे। प्रोफेसर राणा जी एमएच कॉलेज गाजियाबाद में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और एक समाजशास्त्री के तौर पर वो जाने पहचाने जाते हैं। आज हम उनसे आपके बारे में रूबरू होंगे। प्रोफेसर राणा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुमित जी। आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर समय दिया। और प्रोफेसर जगदीप छोकर जी, जिनको जनता का मुख्य चुनाव आयुक्त भी कहा जाता है, और भारतीय चुनाव के संदर्भ में जो उनके रिफॉर्म हैं, जो एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की वो संगठन उन्होंने बनाया, उसके बारे में चर्चा करने से पहले हम प्रोफेसर छोकर जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू सुमित जी। पहले तो आपका आभार कि आपने ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में इस विषय को चर्चा के लिए चुना और मुझे इसके लिए आपने आमंत्रित किया, इसका भी आभार। जहाँ तक छोकर साहब की पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात है, जितना मैं उनके संपर्क में रहा, जितना मुझे जानकारी है, पारिवारिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से छोकर साहब एक बहुत ही संभ्रांत परिवार से आते थे। आज़ादी के पहले उनके पिता दिल्ली में तहसीलदार जैसी बड़ी ओहदे पर सरकारी मुलाजिम थे। उनकी मदर भी पढ़ी लिखी थी, चंद्रकला उनका नाम था। इनके पिताजी रघुबीर सिंह एक प्रतिष्ठित वकील होने के बाद वहाँ तहसीलदार बने और समाज में, पूरे गुजर समाज में उनकी एक बड़ी प्रतिष्ठा थी। निवास भी उनका दिल्ली का जो बहुत महंगा और पॉश इलाका है, सिविल लाइन, सामनाथ रोड, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आईएसबीटी से जाते हैं, आपने देखा होगा वो कितना कुलीन इलाका है, वहाँ वो रहते थे। और उसी का ये परिणाम भी रहा कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा रही, उनके अच्छे ताल्लुकात रहे, उनके समाज में बड़े घरानों में संबंध रहे और उनका एक वेल इस्टेब्लिश सेटलमेंट रहा। चूँकि आपने बताया कि वो दिल्ली में एक बहुत अच्छी जगह रहते थे, तो निश्चित रूप से पारिवारिक पृष्ठभूमि तो महत्वपूर्ण है ही, तो उनकी एजुकेशन के बारे में आप बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। एजुकेशन की पृष्ठभूमि भी उनकी बहुत उज्ज्वल रही। दिल्ली के कनॉट प्लेस में आपने देखा होगा मॉडर्न स्कूल इस्टेब्लिश है, आज भी वहाँ बड़े ब्यूरोक्रेट्स के, बड़े लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो उनके फादर ने जगदीप छोकर जी को और इनके दोनों भाइयों को वहीं पढ़ाया। उनके दोनों भाई भी वहाँ से पढ़कर अच्छे ओहदों पर रहे, ब्रिगेडियर, मेजर, इन सारे पदों को सुशोभित किया। लेकिन छोकर साहब पूरे परिवार में थोड़ा सा डिफरेंट किस्म के थे। एक छोकर साहब ने ही बताया कि मेरी बहन भी पढ़ने लिखने में बहुत ब्रिलियंट थी। जब मैं एक बार उनसे व्यक्तिगत पारिवारिक चर्चा कर रहा था, विमला उनकी बहन का नाम था और वो हमारे समाज में, गुजर समाज में पहले आईएएस अधिकारी भी थी और वो बड़े पद पर रही। उनके बाद तो कई महिलाएं आज समाज में उस प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रही हैं, लेकिन सबसे पहला परिवार वही था जो ऐसे बड़े ओहदों पर पहुंचा। उनमें भी जगदीप छोकर जी का एजुकेशन का जो एक उज्जवल सिनेरियो उभरा, वो एकदम अद्भुत रहा। उन्होंने
रेलवे में इंजीनियरिंग के पद को हासिल करने के लिए उस समय यूपीएससी से शायद ये सिलेक्शन होते थे, उन्होंने उसे पास करके रेलवे में इंजीनियर का ओहदा प्राप्त किया। लेकिन उस रेलवे इंजीनियरिंग से भी उनका मन नहीं भरा, क्योंकि उनके अंदर तो कुछ और चीज़ें कुलाचे भर रही थी। तो वहीं रहते हुए दिल्ली में ही जो रेलवे भवन है, मंडी हाउस के आसपास वहाँ रेलवे हाउस है, वहाँ रहते हुए उन्होंने डीयू से एफएमएस से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। और मैनेजमेंट की पढ़ाई के पीछे भी उनका कुछ पहले से ही लंबा प्लान रहा होगा। और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद फिर वो आईआईएम अहमदाबाद गए। फिर मैनेजमेंट में भी फिर पीएचडी का मन बनाया, तो उसके लिए बाहर गए, विदेश से पीएचडी की, अमेरिका से। हाँ, यस, बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से, वहाँ से प्रबंधन में पीएचडी करके फिर लौटे। और आईआईएम में उन्होंने जो है लंबी सर्विस दी। आईआईएम में भी छोकर साहब की एक अलग प्रतिष्ठा थी, एक इमेज थी। प्रबंधन में भी जो उनका एक्सपर्टीज थी, जो उनका विषय था, वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर था, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर था, उसके वो एक्सपर्ट थे और उसे समझते थे, उसकी गहराई को समझते थे, उसमें लगातार इनोवेशन, नवाचार करते थे। शायद यही वजह रही कि वहाँ उन्हें डीन ऑफ एकेडमिक्स और उनके कार्यकारी निदेशक के रूप में, आईआईएम अहमदाबाद के डायरेक्टर के रूप में भी उनकी सेवाएं ली गई। और वो अपने स्टूडेंट्स के बीच भी बड़े पॉपुलर थे। व्यक्तिगत बातों में भी उन्होंने कई बार बताया, जैसे वो एक बार बता रहे थे कि मुझे अब मेरे यार मित्र सलाह देते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, इन कामों में अगर पैसे की ज़रूरत है तो ये भी किया जा सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट ऐसी ऐसी जगह बैठे हैं, मैं अगर एक स्टूडेंट से भी कुछ कह दूं तो वो करोड़ों में आज बहुत सारे उनके स्टूडेंट सीईओज हैं, कहीं कोई बड़े कंपनीज के मालिक हैं, ऐसी ऐसी जगह बैठे हैं। तो ये सब उनके एक उज्जवल जो उनका अकादमिक कैरियर था उसी के कारण था, और वो उनकी शिक्षा दीक्षा का ही परिणाम। और बाद में मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि उन्होंने शायद नौकरी करते हुए फिर एलएलबी यानी कि वकालत भी की। वो नौकरी करते हुए काफी बाद में उन्होंने ये मन बनाया, और शायद ये मन भी, शायद मैं इस पर उनसे कोई ऐसी सीधी बातचीत तो मुझे याद नहीं कि मैंने पूछी हो की हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके दिमाग में कुछ तैयारियां थी कि मुझे रिटायरमेंट के बाद मुझे कुछ क्रांतिकारी स्टेप लेने हैं, काम करने हैं। उनके जो मन का बैकग्राउंड है उसमें कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि मुझे रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात सुमित जी वो ये है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके श्रोता और दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ, कि वो इतने कंफर्ट जोन वाले जॉब में थे और इतने बड़े ओहदे पर थे, उनके नेम फेम में कोई कमी नहीं थी, है ना। वो अपने लाइफ को अगर कंफर्ट जोन में लाना चाहते तो कुछ और सेक्टर भी काम के लिए चुन सकते थे, है ना। वो अगर किसी संस्थान के साथ भी जुड़ते, कहीं प्रोजेक्ट भी लिखते, सरकार से करोड़ों के प्रोजेक्ट लेकर एक अच्छा खासा जीवन कूल माइंड से जी सकते थे। लेकिन उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को सुंदर बनाने, सजाने के लिए इस तरह की संस्था का निर्माण करना, एडीआर की कल्पना करना, और उसमें भी बिल्कुल एकदम उस तरह के स्टेप लेना, उस तरह के कामों को करना जो बहुत रिस्की थे, जो बहुत जोखिमपूर्ण थे। उन्होंने सीधा सत्ता को चुनौती दी, और सत्ता को चुनौती नहीं दी, सरकारों की चूल्हे हिला दी। जो इस देश में अपने आप को बहुत मजबूत सरकारें समझती थी और जिनके जो चाहे वो चलता था, उन्हें उन्होंने गिड़गिड़ाने पर मजबूर किया। आपने उनका इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो कार्य जो है उनका, वो जो उनकी उपलब्धि थी, और जो उन्होंने पीआईएल की तमाम तरह की वह सब, उसमें स्टेट बैंक ने खूब कोशिश की कि हम कुछ भी ब्यौरा ना दें, लेकिन उन्होंने कोर्ट के माध्यम से मजबूर किया, स्टेट बैंक को सारी डिटेल देने पड़ी, और बॉन्ड जैसे उस पूरे कंसेप्ट को सरकार को रोल बैक करना पड़ा।
वापस किया। जैसे सरकार जी पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने का काम उन्होंने किया। हम और आपको, आम जनता को नोटा जैसा अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और सफलता पाई। तो एक उनका मतलब अद्भुत कंट्रीब्यूशन भारतीय लोकतंत्र के लिए है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पहले केवल नाम, पिता का नाम और एड्रेस आने के यस। बाद वो प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल थे। छोकर जी ने ये लगातार कार्य करते हुए उपलब्धि हासिल की कि उन्हें पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, यस, आपकी बैकग्राउंड क्या है, यस, आपराधिक रिकॉर्ड यस, क्या है, यस, संपत्ति कितनी है। यस, यस, तो ये यस। मील का पत्थर साबित हुआ भारतीय राजनीति में। ये मील का पत्थर ही नहीं हुआ, बल्कि ये देश के सत्ताधीशों को, देश के जो नेता अपने आप को एक छत्र महाराजा जी मानते थे, उन्हें आईना दिखाने वाला स्टेप था। जी उन्होंने एक एक को उस हलफनामे में यहाँ तक सूचीबद्ध करने के लिए मजबूर किया कि तेरे ऊपर कितने मुकदमे हैं, है ना, आप पर कितने क्रिमिनल एक्ट्स हैं। और पूरा भारतीय मीडिया और विदेशी मीडिया सब ये सारे फैक्ट्स एडीआर से लेते रहे, है ना, कि किन नेताओं पर कितने मुकदमे हैं, कितने क्रिमिनल एक्ट्स में वो इन्वॉल्व हैं, है ना, किसके पास कितनी संपत्ति है ना, उनका टोटल, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ये सब जगदीप जी के प्रयासों की देन है। जी। तो जैसे आपने अभी कहा कि भी लगातार सरकार को चैलेंज करना यस। और भारतीय जनता के लिए जो सही मायनों में सार्थक रूप से प्रयास हो सकता है वो जगदीप छोकर जी ने किया। कहीं ना कहीं इस तरह का कहीं तो नहीं रहा, कोई थ्रेट उस तरह का रहता हो, दबाव रहता हो सरकार का? हाँ, ये आपने बिल्कुल एकदम वाजिब सवाल पूछा, और ये मैंने भी उनसे एक बार पूछा कि सर ये जो सब आप इतना बड़ा जोखिम उठा के काम करते हैं, तो उनका बहुत बेबाकी से बिना किसी देर के सीधा उत्तर था, निकले तो क्या हो जाएगा, कौन क्या कर लेगा, ये अगर हम नहीं करेंगे तो कौन कौन करेगा, ये अगर इन चोर उचक्कों की हम पूरी एक बही खाता नहीं रखेंगे तो भारतीय लोकतंत्र तो गर्त में चला जाएगा। तो उन्होंने लगातार भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा के रखी। और वो खाली एक ये सिर्फ अपने लिखने पढ़ने तक और इन नियम एक्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक एफर्ट नहीं करते थे, फील्ड में जाते थे, बकायदा एक एक्टिविज्म भी करते थे। जहां जिस प्रदेश में चुनाव होते थे वहां पहुंचते थे, वहां की सारा वो चीज़ों को कलेक्ट करना, और वो बताते थे कि कितना टफ काम है इन ऑफिस से, सरकारी ऑफिस से, चुनाव आयोग से चीज़ों को निकालना लेना, कितना उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, जी जी है ना। तो इन सब कामों को वो बखूबी करते रहे और पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाए, है ना, व्यक्तिगत ऑडिट नेताओं के करना, ये सब। तो और इन सारी चीज़ों का एक बेहतर रिजल्ट भारतीय लोकतंत्र के सामने है, और भारतीय लोकतंत्र की साख इससे पूरी दुनिया में मजबूत हुई है। मजबूत हुई है। ये जी छोक्कर साहब की अपनी देन है। मैं फिर वही कहता हूँ कि वो कोई ऐसा सेक्टर भी अपने सर्विस के बाद के लिए चुन सकते थे जी जिसमें कोई जोखिम ना हो, लेकिन उन्होंने इस चीज को चुना, और उनका ये जवाब मुझे बहुत बेहतर लगा कि इसे हम नहीं करेंगे तो और कौन कर सकता है। करेगा। जी और ये कहीं ना कहीं मैं फिर याद दिलाता हूँ कि आपने नाम सुना होगा, एक हमारे क्रांतिकारी रहे हैं विजय सिंह पथिक। जी उन्होंने उस समय जब 1938-39 में जी एक किताब लिखी इसी पर, है ना, जनसत्ता और चुनाव सुधार। जी तो हम लोगों के ये चीजें ब्लड में हैं, हम गलत चीजों को होते हुए, है ना, या गलत समाज में कुछ चीजें घटते हुए नहीं देख पाते हैं। और चुनाव और या लोकतंत्र को सुंदर बनाने में हमारे इन महापुरुषों का योगदान रहा है, तो इसके लिए हम जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने इन चीज़ों पर काम किया है। हम ऐसी विरासत से अपना ताल्लुक रखते हैं, है ना। दुनिया हम पर नाज करती है कि हम ऐसा रिस्क लेकर भी इस देश के लिए काम करते हैं आज भी। बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि वो चूंकि आईएम में अहमदाबाद में प्रोफेसर और निदेशक, इतने उच्च पदों पर रहना, वहाँ सारी सुख सुविधाएं होती हैं, और उसके बाद एक ऐसा जोखिम भरा रास्ता चुनना जहाँ व्यक्ति को एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर जूझना है, लगातार अपने सारे सुख सुविधाएं त्याग देना है, तो ये निश्चित रूप से एक दृढ़ इच्छा शक्ति छोकर जी की रही होगी। और
उसका जो है दिखाई भी देता है समाज में, पूरे एग्जैक्ट भारतीय राजनीति में। जैसे आपने कहा कि लोकतंत्र की साख जो है मजबूत हुई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो उन्होंने काम किए वो लगातार लिखते भी थे, यस यस। उस पे शोध होने की आवश्यकता है? बहुत 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 आपने एकदम वाजिब मुद्दा उठाया है। इस पर गंभीर अनुसंधान की जरूरत है। और मैं तो सरकार से भी ये आग्रह करूंगा कि सरकार भी उनके कामों को पूरी दुनिया में सामने लाए। ये पूरी दुनिया के भले का काम जी, जी। है ना। और देश के जो नए इंटेलेक्चुअल्स हैं, उभरते युवा हैं, समाज में नए पढ़ने लिखने वाले बौद्धिक तबके से आने वाले लोग हैं, उनको छोक्कर साहब के चुनावी सुधारों की मुहिम को अपने अध्ययनों और अपने अनुसंधानों के माध्यम से गंभीरता से आगे बढ़ाने की जरूरत है। जी, और मैं खुद इसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। जल्दी उनके लिए एक स्मृति ग्रंथ जो जी, जी। पूरी दुनिया से उनके लिए इतनी श्रद्धांजलियां अर्पित की गई, बीबीसी जैसे इंटरनेशनल जी, चैनल ने उन्हें कवरेज किया, देश के तमाम बड़े पत्रकारों ने उन्हें श्रद्धांजलियां दी, है ना, उन्हें याद किया, स्मरण किया। तो उनके इस स्मृति ग्रंथ को भी हमें सजो कर रखना है। आने वाली पीढ़ियों को इस तरह के कामों को करने की प्रेरणा मिले, वो मिले। और दूसरा जो कदम होगा वो यही होगा कि चुनाव सुधार के उनके जो अधूरे एजेंडे हैं, जो जी। उनके और काम हैं, उन्हें गंभीरता से उस दिशा में आगे बढ़ाएं, दुनिया के सामने लाएं, है ना। उनके तमाम लेख हैं, उनको हम एक साथ संकलित करके तमाम भाषाओं में आने वाली पीढ़ियों के जी, सामने जी। लाएं। और अनुवाद इस होकर के वो यस सब तक पहुँच सकते यस हैं। इस दिशा में हम सबको आपको मिलके जुलके काम करने की जी। जरूरत है, और उस दिशा में एक व्यवस्थित प्लान करेंगे। जैसा आपने कहा कि आप लगातार इस प्रयास में हैं कि उनका जो स्मृति ग्रंथ तैयार हो, और मैं तो ये भी सोचता हूँ कि वो पाठ्यक्रम का हिस्सा भी हों। यस और चूँकि एक विषय यस तक वो सीमित नहीं है, वो एग्जैक्ट समाजशास्त्र का भी हिस्सा है, वो राजनीति का का भी भी है, हिस्सा है, इकोनॉमिक्स का का भी भी है, हिस्सा है। और ऐतिहासिक रूप से भी वो महत्वपूर्ण कार्य है। यस आप चूँकि उनके बहुत नज़दीक रहे, लगातार आपकी मुलाकात भी रही, और आप भी कहीं न कहीं सामाजिक दायित्वों को का निर्वाह करते हैं, तो आपको छोकर जी से मिल के उनके व्यक्तित्व में क्या ख़ास बात लगी? उनका व्यक्तित्व बहुत बहुआयामी और अद्भुत था। उनके व्यक्तित्व में मैंने जो सबसे बड़ी चीज नोटिस की और देखी, एक तो उनकी सहजता और सरलता। सहजता और सरलता ये थी कि मैंने जब भी कभी उन्हें फोन किया, तो अगर बाय चांस कभी फ़ोन मिस हो गया, कहीं बिज़ी रहे या सो रहे, या मतलब जी, कई बार ये रहता था, आजकल स्वास्थ्य ठीक ना रहने के कारण इधर दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन जब ज़्यादा होता था, तो गोवा में एक फ्लैट था उनका, वहाँ वो रहने के लिए चले जाते जी, थे, अपना एकेडमिक बौद्धिक काम करते थे। तो कॉल बैक आती थी उनकी बाकायदा कि हाँ, नौजवान, मैं आपकी कॉल जो है मिस कर गया, हाँ बताओ, अब बताओ। तो इतनी सहजता, इतनी सरलता, और इतने बिजी रहने वाले आदमी प्रॉपर रेस्पॉन्ड करना। और किसी छोटी चीज पर भी मैंने उनसे अगर सलाह मशविरा लिया, तो उसे बहुत डिटेल में बताना, समझाना, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे किया जा सकता है, ऐसे होना चाहिए। और मैंने जब भी उन्हें अपने एक दो कार्यक्रम में स्पीकर के तौर पर इनवाइट किया, तो बहुत सहजता से, बहुत सरलता से कंसेंट दी कि बस मुझे याद दिला देना एक दिन पहले, या उस दिन सुबह मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। तो जी, इतनी सरलता थी। दूसरा, उनके व्यक्तित्व का एक गुण था, बहुत सेंसिटिव थे, बहुत संवेदनशील थे, है ना। उनके जब मैं लेखन को देखता हूँ कि अ, निम्न तबकों के लिए उनकी चिंता, है ना, अनुसूचित जातियां, जनजातियों पर उनका लेखन, महिलाओं के लिए उनका, लोकतंत्र को मजबूत करने में महिलाओं की कैसे ज़रूरत है, कैसे महिलाओं को उठ खड़े होने की ज़रूरत है, जब उनके लेख आप पढ़ेंगे, अद्भुत किस्म के हैं। और उनके घर में भी मैंने देखा जाके, और खुद उन्होंने, बल्कि ये तो मुझे अभी बाद में पता चला, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया कि उन्होंने पक्षियों के व्यवहार तक को समझने के लिए बॉम्बे से एक सर्टिफिकेट कोर्स किया। और जी, पशु पक्षियों के लिए इतने सेंसिटिव थे कि उन
के लिए अपने घर में पूरा उनका एक सेटअप देना, उनका दाना पानी उनका वो जी। रखना। तो इस तरह के व्यक्तित्व और वो मतलब कितना उनके अंदर एक रियल डेमोक्रेटिक जो एक वो है, कहाँ तक जी, उनके जी। अंदर था, कितनी सोच उनके गहरी जी। थी चीज़ों को लेकर। जैसा आपने कहा तो मैं कहीं संस्मरण अभी हाल-फिलहाल पढ़ भी रहा था। उसमें भी ये था कि अगर किसी ने उनको कॉल किया है और नहीं उठा पाते तो कॉल बैक अवश्य करते थे। हाँ, एक तो ये हुआ, चूँकि उनके काम इतने हैं लगातार भारतीय राजनीति के चुनाव सुधार के संदर्भ की ख़ास तौर से हम बात करें तो पूरी एक पुस्तक में समाहित करना भी उसको मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हम उनके जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं इस वीडियो में, क्योंकि इसका अपनी एक यस, मर्यादा सीमाएँ हैं, यस। तो क्या-क्या हो सकते हैं जिनको सबसे ऊपर रखा जाए, जिसने भारतीय राजनीति खासतौर से चुनाव का परिदृश्य बदल दिया? वो भारतीय लोकतंत्र के परिदृश्य में और भारतीय लोकतंत्र के आभामंडल और आकाश में ध्रुव तारे की तरह हैं। जी, उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन और लाइट दी है, वो अद्भुत किस्म की है। जिन चीज़ों पर हम आज तक सोच नहीं पाए थे, या जिन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रेम करने में अम्बेडकर जी भी कहीं अभी चूक गए थे, उन्होंने उन सारी ज़रूरतों को महसूस करके उन अमेंडमेंट्स को, उन रिफॉर्म्स को, भारतीय लोकतंत्र को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए लगातार प्रयास किया, है ना? उसमें सबसे बड़ा प्रयास तो यही है कि वो अ, पार्टियों को और जो वो हमारे चुनावी उम्मीदवार हैं, वो कैसे ट्रांसपेरेंसी आए, कैसे एक स्वच्छ चुनाव देश में हो, कैसे एक ईमानदार ढंग से लोकतंत्र का विकास हो। इन सारे प्रयासों में एक लंबी फ़हरिस्त उनकी बनाई जा सकती है। वह नोटा से लेकर इनके ऑडिट तक अगर हम देखें, पार्टियों का ऑडिट, व्यक्तिगत ऑडिट, है ना? उनके व्यक्तित्व को लेकर जी, जो उनके क्रिमिनल एक्टर, इन सारी चीज़ों को लेकर जो उनकी डिमांड थी, और अभी जो एसआईआर को लेकर जो जी, एक पूरा उनका एफर्ट अभी जारी था, ये सब अपने आप में एक के बाद एक लैंडमार्क हैं। जी। उनकी हर चीज़ को हम एक तरीके से ये दिखा सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को एक बेहतर से बेहतर बनाने की दिशा में लगातार वो लगे रहे। जी, जैसा आपने कहा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कुछ कार्य एक तरह से अधूरे रह गए थे। हाँ, उनको मैं कहीं पढ़ भी रहा था, किसी व्यक्ति ने उनके बारे में लिख भी रखा था कि आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि अंबेडकर की परंपरा के वो व्यक्ति यस, तो हैं, यस। और उन्होंने जो कार्य किए, जैसे अंबेडकर जी ने एक बार कहा था कि लोकतंत्र में संविधान कितना ही अच्छा हो, कितना ही मजबूत हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग सही नहीं होंगे सही तो वो फेल हो वो जाएगा। फेल हो इन्होंने उन लागू छोकर जी ने करने वाले उन्हें लोगों लागू को करने वाले लोग, यस, प्रदीप ये जगदीप छोकर जी जैसे लोग हैं, जिन्होंने एग्ज़ैक्ट उनको लागू कराया। लागू करा। अब हम उस पे चर्चा करते हैं जिसका बार-बार एडीआर की चर्चा आती है, जहाँ से शुरुआत होती है उसकी। हाँ, बिल्कुल। तो एडीआर के बारे में हाँ, थोड़ा-सा। एडीआर का जो इनका आइडिया था, इन्होंने बताया कि मैं 95 से ही लगातार कुछ इस तरह की सोच में और प्लानिंग में था, और इन्होंने अपने एक फ्रेंड सर्किल को इस चीज़ के लिए कन्विंस किया, तैयारी की। जो छोकर साहब ने बताया कि हम 10-11 लोगों का, मैंने अपने एक साथियों का, जिसमें सोमनाथ शास्त्री जी जी, के शायद नाम लेते हैं, उन शास्त्री जी कुछ जी, कहते हैं, शास्त्री जी ये उनके काफ़ी घनिष्ठतम हैं, और अपने और इर्द-गिर्द के लोगों का एक उन्होंने संगठन बनाया, जिसके लिए एडीआर नाम नाम हुआ, रखा। और 99 में 1999 में इसको इन्होंने रजिस्टर्ड कराया, और उसके बैनर से इस चुनाव सुधारों के अभियान को बढ़ाना धीरे-धीरे, धीरे धैर्य के साथ शुरू किया। बल्कि जब मुझे याद है कि 2002 के आसपास में सीएसडीएस में एक प्रोजेक्ट में योगेंद्र यादव जी के साथ काम करता था, जी, और जब एडीआर की चर्चा मैंने पहली बार सुनी थी 4-5 साल बाद, 2003 की ये बात होगी, तो एडीआर को ये पूरे जो, क्योंकि वो तो सीधे चुनाव से जुड़ा हुआ सेंटर था जी, सीएसडीएस, तो बहुत गंभीरता से शुरुआती उसमें नहीं ले रहे थे, और कहते थे ऐसे तो बनते रहते हैं एनजीओ टाइप संगठन और ये। जी, लेकिन बाद में इनके काम को पता चल के देखा तो ये एनजीओ नहीं था, जी, ये तो
देश के लोकतंत्र को सुंदर बनाने का एक अभियान था, एक कमिटमेंट था, जिसे छोक्कर साहब जी जैसे लोग उस मसाल को लेकर चल रहे थे और जिन्होंने सिद्ध किया। और पूरे देश के इंटेलेक्चुअल्स ने, पूरे देश के जो इन बौद्धिक हलकों में लोग अपनी पताका फहराते हैं, अंततः सबको जगदीप छोक्कर जी के इन प्रयासों का लोहा मानना पड़ा। जी। और उन्होंने चुनाव सुधारों को जिस तरह की दिशा दी, वो अपने आप में अद्भुत है और वो बहुत प्रभावी मुहिम है। मैं तो यही कहता हूँ कि देश के जो भी ऐसे चिंतनशील लोग हैं, जो भी इस देश की चिंता करने वाले, लोकतंत्र को समझने वाले लोग हैं, उन्हें जगदीप छोक्कर साहब जी की इस मसाल को जलाए रखना है, इस मुहिम को बनाए रखना है। जी। अंत में सर, जब जगदीप छोक्कर जी का क्योंकि व्यक्तित्व इतना बड़ा है, उनके कार्य इतने हैं लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, लेकिन उस दायरे में अगर हम देखते हैं तो कहीं न कहीं वो सीमित कर दिए गए हैं। उतना काम अब से पहले होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। तो आगे क्या लगता है कि सरकारों को भी और जो-जो संस्थाएँ हैं, नियामक संस्थाएँ कर सकती हैं कार्य, उनको करना चाहिए? एक्चुअली ये वही बात है ना, ये ऐसा सेक्टर है जिसकी मैंने प्रारंभ में ही चर्चा की थी कि ये बहुत जोखिमपूर्ण क्षेत्र है और इन्हें सिर्फ दुस्साहसी लोग ही चुन सकते हैं। जगदीप छोक्कर जी का व्यक्तित्व साधारण नहीं था, वो बहुत क्रांतिकारी किस्म के लोग थे। उन्होंने अपने जब कैरियर को भी चुना तो वो भी अपने परिवार के साथ और उनके साथ एक विद्रोह के साथ चुना। उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की। जी। बताया उन्होंने खुद कि मेरी इंटरकास्ट मैरिज को उतनी सहजता से नहीं लिया घर वालों ने, और मैंने अपने ढंग से चीज़ों को सेटल किया, थोड़ा फिर चीज़ें सामान्य हुई बाद में। और उन्होंने जीवन के पग पग पर एक क्रांतिकारी अप्रोच के साथ अपने जीवन को ढाला, काम किया। और उसी तरह से मुझे उतनी उम्मीद उस तरह से नहीं दिखती कि हम लोग उस क्रांतिकारिता के साथ इन चीज़ों को संभाल सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि और उनका सच्चा स्मरण इसी में है कि समाज को, सरकार को, आप और हम सबको उनके कमिटमेंट को, उनके इन कामों को गंभीरता से लेकर लगातार इस दिशा में खड़े रहने की ज़रूरत है, अड़े रहने की ज़रूरत है। बहुत बाधाएं आएंगी, ये साधारण काम नहीं है, लेकिन इस दिशा में हम सबको लगे रहना है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने प्रोफ़ेसर जगदीप छोक्कर जी के बारे में जो संभव हो सकता था इस छोटी-सी वीडियो में वो जानकारी दी, और निश्चित रूप से वो इस भारतीय लोकतंत्र के पुरोधा हैं जिसने यस। संविधान की नींव को मजबूत किया है। तो दोस्तों, साथियों, प्रोफ़ेसर राणा सर ने हमें विस्तार से बताया जो जगदीप छोक्कर जी के जो कार्य हैं, हमें लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए उन्होंने जो कार्य किए, नोटा जैसा अधिकार हमें दिया, हमारा चुनाव का जो प्रतिनिधि है वो कैसा हो, ये सब हमें संवैधानिक रूप से और मजबूत किया। एक तरह से हम कहें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो स्वप्न को वो साकार करते हैं कि लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और गर्व का विषय है कि प्रोफ़ेसर जगदीप छोक्कर जी ने ये मशाल जलाई। तो दोस्तों, साथियों, हमारा प्रयास है कि हम आपके समक्ष अच्छी से अच्छी जानकारियाँ या ऐसे महान शख्सियतों से आपको रूबरू करा सकें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आती है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे फिर नई किसी जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।